हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का जो चैप्टर है 5 है बुक का, जिसका हेडलाइंस है क्या, प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। इसका लेक्चर 3 ये भी वाला वीडियो होगा। इससे पहले 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, तो अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट, ये जो चैप्टर है 5 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोग वीडियो 2 में जहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टॉप किया था, वहीं से इस लेक्चर में आगे से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस वीडियो में पढ़ना है नगरीय जीवन के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे, जो लोग नगरों में रहते थे, नगर मतलब क्या होता है, शहर, सिटीज जिसको बोलते हैं। तो जो लोग शहरों में रहते थे उनका जीवन कैसा था, यानी कि वो लोग किस तरीके से रहते थे, उन लोगों का जो क्या बोलते हैं आर्थिक व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था, वो लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करा है कि हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, यानी कि जो रहने वाले घर थे, या फिर सड़कें हो गई, गलियां हो गई, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी शहरें थी, उनमें क्या है कि इमारतें जो बनी हुई थी वो चौकोर तरीके की होती थी, और उनका जो रास्ता होता था वो 90 डिग्री पे कट करता था, यानी कि यहाँ से ऐसे कट करता था, और यहाँ पे घर बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ है, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से घर बना हुआ होता था। और ये क्या है, 90 डिग्री से क्या करता था कि जो भी गलियाँ हैं वो गुजरती थी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पे जो गली थी वो क्या है कि खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे, और अधिकतर घरों में क्या होता था, स्नानागार और कुआं भी पाए जाते थे। तो ये जो बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है नगरीय जीवन के बारे में। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर होंगे वो किस तरीके के होंगे, उनका डिजाइन क्या होगा, ये बनाने वाले कौन लोग थे, तो कुशल शासक वर्ग लोगों का क्या है इसमें योगदान रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजते होंगे। और नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते थे। यानी कि हम लोगों ने देखा था क्या कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बिल्डिंग्स थे वो किस चीज़ के बने हुए थे, पके ईंट के बने हुए थे। तो ये जो ईंट बनाने का भी क्या है, लोग काम करते थे शहर में। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या फिर कपड़े पर लेखन कार्य करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में और कौन कौन से लोग थे, तो इसमें क्या होते थे, लिपिक का मतलब क्या होता है, जो ऑफिस में रजिस्टर का काम देखता है उसको क्या बोलते हैं, लिपिक या फिर मुंशी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पियोन बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि इन नगरों में कौन लोग होते थे, लिपिक होते थे, जो क्या काम करते थे, तो भोजपत्र या फिर कपड़े पर लेखन का कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी अगर पत्र है, पत्तियां हैं, तो क्या है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है। उसी तरीके से जो कपड़े हैं वो अगर दब जाएंगे, पानी में बहुत दिनों तक रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से उस समय जो लिपिक लोग लिखते थे, जो लेखन का कार्य करते थे, वो अब क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। उनके द्वारा मुहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या मिला है, तो मुहर मिला है और हाथी दांत पर लिखे अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा नगरों में, और एक बात और याद रखना है पे कि यहाँ पे जितनी भी लिखी हुई वस्तुएं मिली है हड़प्पा सभ्यता की, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये नहीं समझा जा सका है। अभी तक हिस्टोरियंस ने उन चीज़ों को पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है कि उस पर क्या लिखा गया था। ठीक है ना,
तो क्या करें यहाँ पे कि इनके द्वारा मोहरे हाथी दांत पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता एवं शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या फिर निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि हड़प्पाई नगरों के निवासी जो थे वो सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। तो ये भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि लगभग आज से 2500 साल पहले के जो लोग थे, वो क्या करते थे, तो हड़प्पाई नगरों के निवासी जो है वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो किस तरीके का उपयोग करते थे, तो सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली अथवा और क्या करा है तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। यानी कि वहाँ की जो उस समय की जो महिलाएं थी वो किस तरीके की गहने पहनती थी, तो जो स्त्री और पुरुष दोनों लोग क्या करते थे, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा क्या है पायल पहनते थे, पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः अब ये किस चीज़ के बने होते थे, आज की जितने भी जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सोने या फिर चांदी के बने होते हैं। लेकिन उस समय यानी कि आज से 2500 साल पहले जो गहने बनाए जाते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग गहनों का उपयोग करते थे, वो किस तरीके का होता था, तो वो होता था सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबे का प्रयोग होता था। यानी कि इन चीज़ों को बनाने में यहाँ पे आप देख सकते हैं आभूषण जो है, आभूषण मतलब क्या होता है, गहना, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। तो क्या करा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरों के बने हुए, साथ ही साथ सोने के भी, चांदी के भी और तांबे के भी बनाए जाते थे। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो गोमेद और स्फटिक क्या है, ये पत्थर के नाम है, यानी कि ये जो पत्थर है वो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत महंगा पत्थर होते हैं ये सब। तो क्या करें कि इनके भी क्या बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं, यानी कि आज से 2500 साल पहले भी लोग बाट के लिए, बाट मतलब क्या होता है, बटखारा, बाट का मतलब क्या होता है, बटखारा, जो तराजू पे तौलने के लिए, यानी कि कोई सामान आप लेने के लिए जाते तो 1 केजी 2 केजी का क्या है, ये जो बाट चढ़ाया जाता है ना लोहे का, आज किस चीज़ का होता है, लोहे का। लेकिन अभी भी पहले के लोग किस चीज़ का यूज करते थे, तो पत्थर का यूज करते थे बाट के रूप में। आज भी आप अगर मान लीजिए बाजार में सब्जी लेने जाइएगा तो जो ज़्यादातर जो मतलब जो किसान है, जो खुद अपना फसल उपजा करके, जो सब्जी उपजा करके खुद बेचने आते, तो उनके पास देखिएगा कि छोटा छोटा क्या है, पत्थरों का भी क्या बना देते हैं वो लोग, बाट बना देते हैं। तो ये जो परंपरा है वो कब से चला आ रहा है, तो लगभग 2500 साल पहले से चला आ रहा है। यानी कि उस समय के भी लोग क्या करते थे, बाट बनाने के लिए, बटखारे बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। और वो जो प्रक्रिया है वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और क्या कर रहा है यहाँ पे, बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ तथा पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। यानी कि आज से 2500 साल पहले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरीके का खेल खेलते थे, तो पासे का भी खेल खेलते थे। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि मुहर हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट लक्षण है। यानी कि मुहर बताए थे, मुहर क्या होता है कि एक आज भी हम लोग जाते हैं तो कोई भी कहीं पे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट होता है तो उस पर क्या मार दिया जाता है, मुहर मारा जाता है, मुहर मार दिया जाता है, जिससे कोई भी अधिकारी है तो उसका अपना मुहर होता है। तो वहाँ पे आप देखिएगा क्या, जैसे आप स्कूल में सर से सिग्नेचर करवाने जाइएगा या फिर आपका जो आई कार्ड है, तो आई कार्ड पे जो प्रिंसिपल होते हैं उनका सिग्नेचर होता है और साथ ही साथ स्कूल का क्या होता है, मुहर होता है। यानी मुहर किस लिए माना जाता है, प्रामाणिकता के लिए। यानी कि जब मुहर मार दिया जाए तो ये इससे साबित होता है कि ये जो चीज़ है या फिर ये जो वस्तु है वो उसी जगह का है, उसी व्यक्ति का है। ठीक है ना। तो इसलिए मुहर का उपयोग किया जाता था। तो मुहर का उपयोग आज से नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है और ये इसकी खासियत थी, एक इसकी विशेषता थी। और वो क्या थी कि हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी हुई मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को, और बात आती है कि अच्छा ये मुहर बनाए क्यों जाते थे, तो मुहर का जो उपयोग है ना वो ज़्यादातर कौन लोग करते थे, तो धनी लोग करते थे। और क्यों करते थे, तो अपनी जो निजी संपत्ति को चिन्हित करने तथा पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यानी कि हड़प्पा की जो मुहरें हैं वो 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मुहर है, ये सब क्या है, मुहर है, हड़प्पाई मुहर है।
तो क्या करा ना कि हड़प्पाई जो मुहर है वो दो चीज़ों के लिए जानी जाती है। पहला चीज़ क्या है कि प्रथम इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है, यानी कि अब कोई भी अगर आप मुहर देख लीजिएगा तो इस पे क्या है, इस पे भी जानवर की कलाकृति, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कि एक खासियत थी क्या कि यहाँ पे जितने भी मुहर होते थे उस पे किसकी कलाकृति मिलती थी, तो जानवरों की मिलती थी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस पर कुछ लिखा होता था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जानवर का क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानवर का पिक्चर बना हुआ है और साथ ही साथ इस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये दो खासियत थी, पहली कि इस पे जानवर का कलाकृति बनाया गया था, और दूसरा इस पे कुछ लिखा हुआ होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 4 शब्द ही यहाँ पे क्या है लिखे हुए मिलते थे। अब बात करते हैं कि हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किस तरीके के कार्य करते थे जीवन यापन करने के लिए। जैसे आज बहुत तरीके के कार्य, जैसे टीचिंग हो गया या फिर सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, बहुत सारे कार्य है, ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारे कार्य है, शॉपकीपिंग हो गया, बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के भी लोग भी इसी तरीके के कार्य करते हैं, यानी कि आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्य हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए। तो क्या हड़प्पा के सभ्यता के लोग भी ऐसे कार्य करते थे? इन्हीं सब बातों को इस जो टॉपिक है इसमें जानेंगे, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पाई नगर गाँवों से घिरा होता था। तो जो हड़प्पा के नगर होते थे, नगर का मतलब क्या होता है, शहर, इसके आसपास गांव होते थे। क्या होते थे? गांव होते थे। गांव के लोग इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध करवाते थे। जाहिर सी बात है कि जो शहर में रहने वाले लोग थे, वो लोग होते थे, वहाँ से क्या है, शहरों में तो खेती होती नहीं है, तो खेती होती कहाँ पे है, तो गाँव में। तो जो शहर में रहने वाले लोग थे, तो उन लोगों के लिए खाने की जो सप्लाई है वो लोग कौन करते थे, तो गाँव वाले लोग करवाते थे। साथ ही साथ ठीक वैसे ही जैसे अनाज आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित है। यानी कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, जौ हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, आज भी हम लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इन फसलों को उपजाया जाता है। ठीक उसी तरीके से आज से 2500 साल पहले भी इन फसलों का क्या होता था, उत्पादन होता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से अनाज से परिचित थे, यानी कि कौन कौन से अनाज उपजाते थे, तो कौन हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, तिल हो गया, सरसों से। यानी कि इन सब चीज़ों का वो लोग क्या करते थे, उत्पादन करते थे। खेती जमीन को खोद कर तथा हल से भी की जाती थी। यानी कि उस टाइम भी, आज भी हम लोग क्या करते हैं, खेतों को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे, लोहे का उपयोग करते थे। लेकिन वो लोग उन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में लोहे का खोज हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारियां नहीं थी, फिर भी वो लोग जो खेती करते थे वो कैसे करते थे, खोद करके करते थे। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी, और खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुपालन करने का मतलब क्या है, गाय भैंस जो भी है, जैसे कौन कौन से जानवर पालते थे, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। यानी कि वो लोग खेती तो करते ही रहे, साथ ही साथ और भी कार्य करते थे भोजन उपलब्ध कराने के लिए। जैसे क्या है, खाद्य संग्रहण का, यानी कि जंगलों से जाकर के फल फूल इकट्ठा करके लाना, और साथ ही साथ शिकार करना भी ये लोग नहीं छोड़े। यानी कि शिकार का भी काम चलता रहा, और साथ ही साथ फसलों का भी उत्पादन होते रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। व्यापार का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सामान को एक जगह से खरीद करके दूसरे जगह ले जा करके बेचना। यानी कि यहाँ से सामान उठाएं और दूसरे जगह ले जा करके बेचे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग मतलब व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड या फिर व्यापार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। यानी कि ये लोग भी व्यापार करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह खरीद के ला करके बेचते थे। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था, क्षेत्र से भी होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा के शहर के अंदर भी व्यापार करते थे, और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता से बाहर के जो सभ्यता थी वहाँ से भी इन लोगों का क्या होता था, व्यापार होते रहता था। और क्या करा कि लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। यानी कि जो भी वस्तुओं का निर्माण ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, उन चीज़ों को बनाने के लिए कच्चे जो सामान होते हैं उनका
ये उनका ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे, क्योंकि उनके शहरों में ये सारी चीज़ों का उपलब्ध हो पाना क्या होता था, नामुमकिन होता था। अगर मान के देखो, अगर सोच के देखें कि अगर हमें कोई बहुमूल्य पत्थर का आभूषण बनाना है, तो वो पत्थर जाहिर सी बात है इस शहर में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से लाना होगा। या फिर जो सोने के ये लोग गहने बनाते थे उसका भी इनके शहरों में क्या है, उपलब्ध नहीं होता था, तो ये लोग बाहर से मंगवाते थे। और कौन कौन सा सामान ये लोग बाहर से कहाँ कहाँ से मंगाते थे, इन चीज़ों को देखते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि जो लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतरी से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। कर्नाटक कोलार से क्या मंगाते थे, सोना। कोलार केजीएफ आप लोगों ने मूवी देखा होगा, केजीएफ का मतलब क्या होता है, के से कोलार, गो से जी से गोल्ड, और एफ से क्या है, फील्ड। एफ से क्या होता है, फील्ड। तो इसी के ऊपर क्या बना है, ये मूवी केजीएफ बना है। तो क्या करें यहाँ पे कि ये लोग सोना कहाँ से मंगाते थे, तो यही जो कर्नाटक कोलार है ना, यहीं से ये लोग सोना मंगाते थे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से क्या मंगाते थे, चांदी मंगाते थे। क्या मंगाते थे, चांदी। अफगानिस्तान बदख्शा से वैदूर्य मणि मंगाते थे। और मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, और जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, यानी कि सिंधु के प्राचीन क्षेत्र का क्या नाम था, मेलुहा नाम था। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी था। यानी कि मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले, यानी कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहाँ पे मेलुहा शब्द का जिक्र है। और मेलुहा किसको बोलते हैं, तो सिंधु का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मेलुहा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग रहने वाले थे वो मेसोपोटामिया में जाकर के व्यापार करते थे, तभी तो वहाँ के अभिलेखों में क्या है, मेलुहा शब्द का जिक्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नगर वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था। यानी कि आज हम लोगों का क्या है, जीवन धार्मिक है। मतलब हम लोग धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, या फिर क्रिश्चियनिटी हो गई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी धार्मिक भावना का ज्ञान था, यानी कि क्या वो लोग भी रिलीजन को फॉलो करते थे। वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, कौन से भगवान को मानते थे, कैसे पूजा पाठ करते थे, इन सभी चीज़ों को इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी माँ समझते थे। यानी कि हड़प्पाई लोग भी, जैसे आज भी हम लोग धरती को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या समझते थे, धरती को माँ देवी समझते थे। और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, मातृ देवी यानी कि धरती की पूजा करते थे। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी को स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया। इस तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, साथ ही साथ वृक्ष की भी पूजा करते थे। वृक्ष मतलब पेड़ पौधों की पूजा करते थे, और साथ ही साथ पशु की भी पूजा करते थे। यानी कि हम लोग गाय की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो लोग भी पशुओं की पूजा करते थे। उनके बीच एक सिंग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। यानी कि एक सिंग वाला जानवर, ये लोग क्या करते थे, एक सिंग जानवरों का उन लोगों के लिए क्या था, विशेष महत्व था। और हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि एक सिंग वाला और कौन हो सकता है, तो वो गेंडा होता है। इसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यानी कि गेंडा और कुबर वाला सांड, ये जो दो जानवर थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए क्या था, बहुत ही महत्व रखता था। हालांकि मातृ देवी पुरुष देवता अथवा पशु पूजा की अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। यानी कि जैसे आज हम लोग बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं तो उनमें जाकर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक इसी तरीके का हड़प्पा सभ्यता के लोगों, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी जगह मिली है उनमें कहीं पे भी देवी देवताओं के मंदिरों का जिक्र नहीं मिला है। यानी कि मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, और ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग भी भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। यानी कि वो लोग भी क्या पहनते थे, ताबीज पहनते थे, ताबीज बना के पहनू उसे, ठीक है। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। यानी कि ये लोग दोनों काम करते थे। हड़प्पाई लोग क्या करते थे, मृतकों को दफना भी देते थे या फिर जलाने का भी काम करते थे। यानी ये दोनों प्रोसेस चलता था। अब बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अब हमें क्या करना है, सूक्ष्म निरीक्षण करना है। किस चीज़ का निरीक्षण करना है, तो धौलावीरा का। और ये धौलावीरा है कहाँ पे, तो गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। तो क्या करा है,
धौलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का जगह है, यानी कि यहाँ से ये धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, एक जगह था, एक साइट है, और वहाँ पे लोग बसे हुए थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी कि आज से 2500 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। तो इनका जीवन कैसा था, एक अच्छे तरीके से पर्टिकुलरली धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। यानी कि धौलावीरा कहाँ था, तो उत्तर पश्चिमी कोने में, यानी कि ये गुजरात है, ये इंडिया का अगर मैप बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरात। तो उत्तर पश्चिमी कोने पे, यानी कि यहाँ पे, तो क्या करें यहाँ पे कि उत्तर पश्चिमी कोने पर बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि हड़प्पाई इस सभ्यता में ये जो धौलावीरा है ना, वो 2 कारणों से महत्व रखता है। पहला कि संपूर्ण शहर 3 ही भागों में बटा हुआ था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हड़प्पाई शहर होते थे उनको कितने भागों में बांटा जाता था, 2 भाग। पहला भाग यानी कि जो पश्चिमी भाग होता था वो ऊंचा होता था, और जो निचला इस भाग होता था, पूर्वी भाग होता था, इसको निचली नगर बोलते थे। ठीक है ना। तो क्या करा है, लेकिन ये जो धौलावीरा है ना वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसलिए इसकी पहली खासियत क्या है कि बाकी के जितने भी हड़प्पाई शहर थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग जिसको दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी भाग को निचले नगर कहा जाता था, जहाँ पे साधारण लोग रहते थे और यहाँ पे खास लोग रहते थे। ठीक। लेकिन जो धौलावीरा है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था, तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अब क्या करें यहाँ पे कि इसमें गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर, यानी कि इस 3 हिस्सा कौन कौन था, तो पहला गढ़ी, दूसरा मध्यनगर और तीसरा निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, यानी कि गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आसपास में जुड़े हुए थे, और मध्यनगर में खूब चौड़ा चौड़ा खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक और धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक से ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे साफ सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिला करके धातु एवं स्फटिक चूर्ण की मदद से बनाया गया है। ठीक है ना। अब क्या करा है फिर, अब देखते हैं। तो अब देखना है हमें लोथल के बारे में। हमने किस चीज़ के बारे में देखा, धौलावीरा के बारे में, और धौलावीरा है कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक है। अब पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ पे, तो लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर के 80 किलोमीटर अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। और ये भी लोथल कहाँ पे, ये भी गुजरात में ही है। ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि शहर की किलेबंदी की गई थी, यानी कि लोथल का जो शहर था उसकी भी किलेबंदी करने का मतलब समझते हो, किलेबंदी का मतलब क्या है। मान लो जो ये शहर है, ये क्या है, ये शहर है। अब शहर के चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार बना देना, यही क्या कहलाता है, किलेबंदी कहलाता है। ठीक है ना। तो लोथल जो शहर था उसका भी क्या किया गया था, किलाबंदी किया हुआ था। किले के भीतर निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई हैं। यानी कि लोथल से क्या क्या मिला है, तो गोदाम मिला है, मनके मिले हैं। मन का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य पत्थर। और क्या करा है कि फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ से एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले। किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के अवशेष मिले। यानी कि यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो जलीय मार्ग से व्यापार कहाँ से होता था, तो बंदरगाह का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जो बंदरगाह भी था, तो वो कौन था, लोथल। और यहाँ से क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि आज से 2500 साल पहले जो शहर और नगर बसा हुआ था उसका अंत कैसे हुआ, यहाँ से लोग कहाँ चले गए, कैसे खत्म हो गए। यानी कि ये जो शहर था वो डूब कैसे गया, कैसे खत्म हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप मूवी जो मोहनजोदारो है वो देखे होंगे, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग नदी पे बांध बना दिए थे और वो इधर से पानी सूख गया था। और एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और जी बांध टूट गया और सारा का सारा जो शहर है वो बाढ़ में दह गया। तो ये बताया गया उस मूवी में। लेकिन क्या सच्चाई है, इसको इस लेक्चर से समझेंगे। ठीक है ना। तो क्या करें यहाँ पे कि लगभग 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। यानी कि इसका शुरुआत कब हुआ था, 2500 ईसा पूर्व में, और इसका समाप्ति कब माना जाता है, तो लगभग 1700 ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 800 साल। कितना साल,
800 साल तक हड़प्पा सभ्यता रहा। तो क्या करा है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व में सभ्यता का ह्रास होने लगा था और हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं, यानी कि कोई भी ये नहीं बता पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। उसके बाद क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुआ, इसके बारे में विद्वानों ने बहुत सारे कारण बताए। पहला इन लोगों ने बताया कि बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, जैसा कि हम लोग मोहनजोदारो जो मूवी है उसमें देखे थे। उसके बाद क्या है, भूमि में नमक की मात्रा में बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिनसे लोग सैंधव सभ्यता के स्थल से दूर जाने के लिए विवश हो गए, ये भी माना जाता है। यानी कि वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ के जो ज़मीन है वो बंजर होने लगा और यहाँ के जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था उन शहरों को छोड़ करके लोग दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर होने लगे। ये भी ऐसा विद्वानों का यानी कि हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट भले ही हो गया, लेकिन इसकी जो विशेषताएं थी, कुछ खास विशेषताएं थी, वो आज भी बनी हुई थी आगे आने वाले जो संस्कृति थी उनमें। यह संस्कृति राजस्थान में क्या है कि आढ़र संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जारवे संस्कृति के नाम से जानी गई। यानी कि अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग संस्कृति के नाम से जानी गई, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जारवे संस्कृति के नाम से जाने गए। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। ठीक है ना। तो ये था आपका लेक्चर। ये जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर का जो PDF है, क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।